स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन माउंटेन रेंजेस। अब ये न्यूज़ जो है वो ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आएगी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी आएगी। यूनेस्को की रिपोर्ट है। व्हाट इट सेज, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 25 माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर हाईलाइट्स द रैपिड इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑन द वर्ल्ड माउंटेन रेंज, रिलीज ऑन मार्च 21 टू मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। 21 मार्च को ये रिपोर्ट आई है जिसमें इम्पैक्ट डाला, जिसमें कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका ग्लेशियर्स के ऊपर और ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है, जो खास तौर के ऊपर ग्लेशियर्स के ऊपर इम्पैक्ट, तो ग्लेशियर जो है वो फास्टली ना पिघलते जा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि हम लोग मार्च 21 को ये रिपोर्ट आई और इस दिन उन्होंने कहा कि मार्च 21 टू मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। 21 मार्च को रिपोर्ट आती है और इसी दिन को ये डिक्लेयर कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। The report was one for accelerated glacier melt, permafrost thawing and erratic snowfall pattern, stressing an urgent need for climate action. हम लोगों ने डिस्कस किया वो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। आप सब लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने क्लास की हुई है, क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट। अगर नहीं पता तो उसकी अगली न्यूज जो है वो परमाफ्रॉस्ट पर ही है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग क्या हो रही है, एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्टिंग, परमाफ्रॉस्ट thawing and erratic snowfall patterns, stressing the urgent need for climate action. अब क्लाइमेट एक्शन के अंदर क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग उसको कंट्रोल करने के मेजर जो हैं वो सारे उठा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो पेरिस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर जो हम लोगों ने जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं ना। तो सीओपी का जो प्रोग्राम है उसके अंदर रिसेंटली हम लोगों ने करंट अफेयर में डिस्कस किया कि अमेरिका अपने आप को उससे जनाब जो बाहर कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो उसमें रिजीम है उससे बाहर कर रहा है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से अमेरिका अपने आप को बाहर कर रहा है। तो उसके बाद जो भी उसके इश्यूज हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब ये भी उसके पीछे रीजन है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग उसको रोकने के जो भी एफर्ट्स हैं कंट्रीज करेंगी, और उसमें जो बड़ी कंट्रीज हैं उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। So glaciers melting at record level. Glaciers are disappearing at unprecedented rate with the past 3 years marking a largest mass loss of record. और आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने करंट अफेयर में न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हिमालयाज हैं उसमें कई सारे नए ग्लेशियर और ग्लेशियर लेक्स डेवलप हो रही हैं, है ना, जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो लेक्स फटी, है ना, तो उस पूरे एरिया को इरोड कर देंगी, खत्म कर देंगी। तो इस करके वो न्यूज़ को इस न्यूज़ के साथ जोड़ के पढ़ना बेटा। हिमालयन ग्लेशियर्स वाली न्यूज़ जिसको मैंने डिस्कस किया था, उसमें ग्लेशियर लेक्स जो डेवलप हो रही हैं उसके साथ इस न्यूज़ को जोड़ लेना। अगली न्यूज़ परमाफ्रॉस्ट की है। तीनों न्यूज़ जोड़ के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, एक क्लैरिटी ऑफ आइडिया हो जाएगा। याद रखना, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो आपके पास वो न्यूज़ जरूर होगी, क्योंकि वो न्यूज़ 2 बारी या 3 बारी हम लोग डिस्कस की थी, जो हिमालय में खासतौर के ऊपर उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर लेक्स डेवलप हो रही हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड है। ग्लेशियर्स आर डिसअपीयरिंग एट द अनप्रेसिडेंटेड रेट विद द पास्ट 3 years मार्किंग अ लार्जेस्ट मास लॉस ऑफ रिकॉर्ड। हमने डिस्कस किया हुआ है इसको, जब हम लोग जो हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन डिस्कस किया तो उसमें डिस्कस किया था कि फास्टली क्या होगा, ग्लेशियर तेज पिघलेंगे। पहले क्या होगा कि उसकी जो रिवर्स में पानी बढ़ जाएगा, ग्रेजुअली रिवर जो है ड्राई हो जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। तो ये वही हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब रिवर की जो सोर्स है, रिवर का वाटर सोर्स तो ग्लेशियर ही है ना, कि सर्दियों में वहां पे बर्फ पड़ती है ग्लेशियर के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती है। जब वो पिघलती है तो उसके बाद रिवर्स में पानी आ जाता है। पॉइंट ही कि ग्लेशियर तो कई हजार साल से जमा हुई बर्फ है ना। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा कि पहाड़ों पर बर्फ नहीं मिलेगी। जब पहाड़ों पर बर्फ नहीं मिलेगी तो उसके ग्लोबल इंपैक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। फिर रिवर्स में फ्लड आएंगे, है ना, और फ्लड भी आएंगे। फिर कई सारे शहर जो हैं रिवर अपना पाथ चेंज करेंगी, फिर है ना बहुत बुरी तरह से फ्लड आएंगे। तो ये सब उसी से रिलेटेड है। Since 1975, glaciers excluding Greenland and Antarctica have lost 90,000 billion tons of ice, equivalent to 25 metric thick ice blocks in size in Germany. 2024 alone, glacier lost 450 gigatons of ice, with Scandinavian, Svalbard and North Asia experiencing the most significant loss. और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इसका जितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है, जो ग्लोबल वार्मिंग का, उतना शायद किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि यूरोप के अंदर जो वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पर भी लोग रहते हैं ना।
तो कनाडा में तो ऊपर नहीं रहते, रशिया में ऊपर जाके लोग नहीं, तो उनको इसका वर्स्ट इफेक्ट जो है वो फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया कि है ना, ये जो एयर मासेस हैं जब वो ऊपर उठते हैं तो उसके बाद उनको अल्टीमेटली पोल तक पहुंचना होता है। ठीक, तो जब पोल पे पहुंचते हैं तो जितना यहाँ से जो उसने जो एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं, तो यहाँ से जितनी वो अपने साथ पॉल्यूटेंट लेके जाते हैं उसको सबको ले जाके दोनों पोल्स के ऊपर बिछा देते हैं। इसकी वजह से जो उनके जो वहां पे रहने वाले जो सिटीजन हैं उनको इनके वर्स्ट इफेक्ट जो है फेस करने पड़ रहे हैं। देन उसके बाद glaciers are disappearing। उसके बाद in 2024 alone glaciers lost 450 gigatons of ice with Scandinavian, Svalbard and North Asia experiencing the most significant losses। then उसके बाद causes of the accelerated glacier melt, rising temperature remain the primary driver, but the wildfires and dust storms to contribute the deposition black carbon on the ice, increasing the solar radiation absorption of the acceleration melting। अब नाउ द पॉइंट इज, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जितने हमारे ग्लेशियर्स हैं या जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, तो जहां जहां पर स्नो कवर्ड एरियाज रहते हैं उससे क्या होता है कि उसमें एल्बिडो डेवलप होता है। एल्बिडो मतलब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, ये ग्लेशियर है, अगर सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, अगर इसके ऊपर व्हाइट कलर की लेयर है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में वापस चले जाएगी, इसमें हीट बजट जो है बैलेंस रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये अब्सॉर्ब करेगा उस हीट को। अगर ये अब्सॉर्ब करेगा, क्यों अब्सॉर्ब करेगा? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये जो सॉइल है ना, ये कवर हो चुकी है डस्ट पार्टिकल के साथ और कार्बन यहां पर डिपोजिशन हो चुका है। अगर कार्बन यहां पर डिपोजिट हो रही है, इसका मतलब अब ये सनलाइट जो है वो रिसीव करेगी। अगर ये सनलाइट रिसीव करेगी, इट मींस वो इनहेल या ये कहो कि इनकलकेट कर रही है। तो अगर सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाना था, अगर वो अर्थ पर ही रह रहा है, इंटैक्ट हो रहा है, लॉक हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर जंगलों में जंगल फायर होती है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अगर कार्बन डिपोजिशन ज्यादा इंक्रीज होगा उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली ग्लेशियर्स काले पड़ रहे हैं, और काले पड़ रहे हैं इसका मतलब वो सनलाइट, सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, और जितना रेडिएशन ज्यादा रिसीव करेंगे उतना ही तेज पिघलेंगे, जितना ही तेज पिघलेंगे उतना ही एल्बिडो अर्थ के ऊपर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एरिया बेयर हो गया, ये एरिया है ना नेकेड हो गया। इट मींस अब यहाँ की जो ब्लैक रॉक्स है निकल के आएंगी, अब वो सोलर रेडिएशन और ज्यादा रिसीव करेंगे, इसका मतलब अर्थ अब और ज्यादा गर्म होएगी। तो रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा है कि जितनी जो गर्मी है वो लेट आनी चाहिए थी उतनी जल्दी आ गई। मार्च के महीने में इतनी गर्मी होती नहीं, ये अप्रैल के बाद शुरू होती है, ये अप्रैल में शुरू होती है, पर अभी गर्मी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब गर्मी अगर लंबी जाएंगी तो फिर डेंजरस हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट, परमाफ्रॉस्ट था and its consequences। Permafrost, which stores 4.5% of global soil carbon, is rapidly melting, increasing CO2 and methane, further intensifying the climate change। What is that? क्या है कि सॉइल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल है, इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्नो पार्टिकल्स हैं ना, जो ग्रेजुअली आइस में कन्वर्ट हो गए, या फिर वाटर पेनिट्रेट करके जैसे जैसे जमीन के अंदर गया तो इसमें जितने रॉक्स थे, जो छोटे छोटे पत्थर थे, वो सब दे ऑल कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना, बर्फ परमानेंटली बर्फ में जम गई। तो इसका मतलब जमीन बहुत हार्ड है। रीजन उसके पीछे कि जमीन के अंदर जो मॉइस्चर अंदर पेनिट्रेट करके गया वो जम गया। उसने क्या किया कि मिट्टी को जमा दिया है, तो ये जमी हुई मिट्टी है। जब इसके अंदर धूप पड़ेगी तो ये मिट्टी लूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो पानी निकल के बाहर आ जाएगा और ये मड्डी हो जाएगा, दलदल बन जाएगी इससे। ठीक, तो ये भी डेंजरस है, तो नहीं होना चाहिए ये भी। सो परमाफ्रॉस्ट विच स्टोर 4.5% ऑफ ग्लोबल सॉइल कार्बन, रैपिडली मेल्टिंग, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन, फर्दर इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट चेंज। यहां से भी फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन यहां से निकलना शुरू होगा, क्योंकि अब बर्फ अंदर की पिघल रही है और कई सालों से पिघल रही है, तो अंदर की मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर आएंगी। उससे क्या होगा, जैसे मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएंगी, मिथेन तो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है ना, तो और एनवायरमेंट को गर्म करेगी। तो मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट डिस्टेबलाइजिंग रॉक स्लोप्स, मोरेन्स, डेब्रिस फील्ड्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड एंड इरोजन। अब जो सॉइल है वो लूज हो गई, अब क्या होगा कि वहां से जैसी वेट पड़ेगा
या हल्की फुल्की बारिश होगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगा इस एरिया के अंदर, जो रोड ब्लॉक कर देगा, फिर लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। देन उसके बाद डिक्लाइनिंग स्नो कवर एंड एरेटिक स्नोफॉल, इसको हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने लहर डिस्कस किया था, तो लहर डेवलप हो जाएगा इससे, लहर। नेक्स्ट, declining snow cover and erratic snowfall. Snow cover in the mountain regions is shrinking, especially in the spring and summer. Between 1979 and 2022, global persistent snow cover declined by 7.79%. Warming is shifting the snowfall rainfall transition zone, reducing snow depth and duration of the low elevation. Significance of the study. Mountains as water towers. Mountain range covers 33 million square kilometer to provide fresh water to 2 billion people. Rapid glacier loss disrupts agriculture, drinking water supply, and hydropower, making water flows erratic and unprecedented. So, mountains ranges 33 million square kilometer provide fresh water to 2 billion people. तो रैपिड ग्लेशियर अगर लॉस होगा तो उससे क्या होगा कि जो माउंटेन्स हैं वो एकदम बेयर हो जाएंगे, उनके ऊपर की बर्फ सारी पिघल जाएगी। देन राइजिंग थ्रेट टू द ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको हमने डिस्कस किया हिमालयन लेक्स के केस में, और glaciers melting and permafrost thawing, increasing the risk of catastrophic floods causing the filling natural glacier dams. तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर नेचुरल डैम जो वो भी क्लैश हो सकते हैं, क्योंकि मडी फ्लड आएंगे, तो फ्लड की वजह से जो मिट्टी साथ में आएगी तो डैम्स का पानी जो है उसके ऊपर वेट बढ़ेगा, वो पानी शेल हो जाएगा और उसके बाद डिजास्टर्स होगा, कैटास्ट्रॉफिक होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके नीचे के जो एरियाज हैं वो डूब जाएं उसकी वजह से। अब हम लोग, पंजाब का जो इलाका है वो हिमाचल के पहाड़ों के एकदम नीचे है। जैसे जैसे रिवर के अंदर पानी का फ्लो बढ़ेगा, अगर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो क्या होगा कि सतलुज रिवर के अंदर, ब्यास रिवर के अंदर पानी जो है वो उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डैम इतना पानी स्टोर नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, वो डैम के गेट्स खोल देंगे। डैम्स के अंदर जो मड फ्लो होगा वो भी डैम्स के अंदर भर जाएगा, तो उसकी वजह से डैम को भी खतरा हो सकता है। अल्टीमेटली डैम की स्टोर करने की लिमिट है, तो उसके गेट खोल देंगे। गेट खोलेंगे वो सारा पानी जो है शहरों के अंदर, जो प्लेन एरियाज हैं, जैसे हमारा शहर जो है वो प्लेन में आता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो नीचे के इलाके हैं वो पानी में डूब जाएंगे। ठीक, तो अल्टीमेटली सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। पहले रिवर में फ्लो बढ़ेगा, फिर रिवर ड्राई हो जाएंगी। देन उसके बाद मेल्टिंग ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट 25 to 30% ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज। बिटवीन 2006 to 2016 ग्लेशियर लॉस्ट 335 बिलियन टन ऑफ आइस एनुअली, रेजिंग सी लेवल्स बाय नियरली 1 मिलियन पर ईयर। Every 1 millimeter rise, 1 millimeter rise per year. अच्छा बेटा, एक सेकंड होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ सर।
सॉरी बेटा, ब्रेक हो गया बीच में। चलो आगे चलते हैं। The contribution of rising sea levels, melting glaciers contribute 20 to 30% global sea level between 2006 to 2016. Glacier lost 335 million tons of ice annually, raising the sea level by nearly 1.1 millimeter per year. Every millimeter, 1 millimeter rise between 30,000, 3 lakh people will annually flooding, highlighting the urgency of climate action. तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा कि सी वाटर का लेवल का जो राइज होगा, सी वाटर लेवल राइज होगा, उससे क्या होगा, जो कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज है ना, वो डूबने का उसका खतरा हो जाएगा, जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूब जाएंगे। देन उसके बाद कंक्लूजन, द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द अलार्मिंग रेट ऑफ ग्लेशियर लॉस एंड द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज on water security, ecosystem, and sea level. Urgent global efforts to mitigate climate change, curb pollution, and adopt sustainable water management are crucial to slowing glacier retreat and protecting the planet's vital वाटर रिसोर्सेज। तो जैसे इंडिया और चाइना ये भी अपनी जिद पर थे कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज अपने जो इमिशन लेवल्स हैं उनको कम करें, फिर हम लोग करेंगे। पर ग्रेजुअली इंडिया और चाइना एग्री हो गए कि ठीक है, हम भी आप लोगों के साथ एफर्ट करेंगे, बट द पॉइंट इज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी। आपको हमें टेक्नोलॉजी देनी होगी, और अगर आप चीपर रेट पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को हम फास्टली कम करेंगे। तो यूरोप और इंडिया के बीच में ये जो बड़ी डील है, उसमें ये एक बड़ा एस्पेक्ट है कि यूरोप इंडिया को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, वो इंडिया को अवेलेबल कराएगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ आती है।